मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव हुए। प्रदेश के गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा की सीट ये रही है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वो पूरे मनोयोग से अपने से कहीं जूनियर आशुतोष तिवारी को जिताने में लगे या नहीं। अगर दतिया से बीजेपी नहीं जीती तो नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार होंगे, जीती तो नरोत्तम मिश्रा की सीट हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगी। तो दतिया उपचुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदीप मांजरे जी जुड़ रहे हैं। आप एडिटर हैं ग्वालियर हलचल के और दतिया का जो उपचुनाव है उस पर बारीक नज़र रखे हुए हैं। कैसा रहा प्रदीप जी चुनाव? कितनी कांटे की टक्कर रही? एक तरफा रहा? कैसा रहा? कौन सा पक्ष अपनी जीत को लेकर के ज्यादा आत्मविश्वास से दावे कर रहा है? देखिए, चुनाव जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते सभी के पास आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहती है। वोटिंग के बाद भी इनके पास आत्मविश्वास रहता है और सभी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और जहां तक वोटिंग की बात करें 72% के आसपास वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 4-5-6% कम है और उसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले भी कम है। तो इस बार वोटिंग कम हुई है और कम होने की वजह ये मान सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो समर्थक थे उन्होंने चुनाव में या यूं कहो कि मतदान से दूरी बनाए रखी। जी, पर क्या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि चुनाव कोई भी जीते, इस चुनाव में हार नरोत्तम मिश्रा की ही होगी? क्योंकि देखिए, अगर आशुतोष तिवारी जीतते हैं तो दतिया की विधानसभा पर अगली बार भी प्रबल दावेदार आशुतोष तिवारी ही होंगे। अगर आशुतोष तिवारी हारते हैं तो केंद्रीय आला कमान इसके लिए नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार जवाबदेह ठहराएगा कि भाई आप अपनी विधानसभा नहीं जिता सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उसमें मेरा थोड़ा सा आकलन यह है कि रिजल्ट जो भी आए, चाहे रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आए, चाहे रिजल्ट कांशीराम की जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनका भी अच्छा एक प्रभाव इस बार देखने को मिला। चंद्रशेखर की पार्टी के, जी हाँ, चंद्रशेखर की पार्टी, कांशीराम आजाद समाज पार्टी जी। तो उनके दामोदर यादव पिछले बार सेवड़ा से खड़े हुए थे, लेकिन इस बार जो दतिया से खड़े हुए हैं तो अच्छा उनका प्रभाव देखने को मिला है। एसटी एससी और जो ओबीसी के जो वोटर हैं वो उनकी ओर इस बार ज्यादा आकर्षित हुए। और उसकी वजह यह है कि घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के हैं वो ठाकुर हैं, राजा महाराजा हैं। तो एसटी एससी और राजा महाराजा के बीच दूरी आप जानते ही हैं। तो इसकी वजह यह है। तीसरा, घनश्याम सिंह भी अगर जीतते हैं तो भी, या दामोदर जीतते हैं तो भी, या मिस्टर आशुतोष जीतते हैं तो भी दिक्कत तो नरोत्तम जी को आनी है। और नरोत्तम जी के बारे में ही चर्चाएं सुनने पढ़ने देखने को मिलेंगी। पहला तो यह है कि मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा की पार्टी जीतती है, आशुतोष तिवारी जीतते हैं, तो नरोत्तम जी को सत्ता में या संगठन में अच्छा पद मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं मानकर चल रहे हैं। लेकिन 2028 के चुनाव में तो उनको शायद ही टिकट मिले, या अभी उनका टिकट कट गया तो 2028 में तो नहीं मिलेगा यदि बीजेपी जीतती है तो पहला नुकसान तो उनका यह हुआ कि वो चुनावी राजनीति से दूर हो गए। दूसरी बात यह है कि अब तक नरोत्तम मिश्रा के पत्ते नहीं खुले थे। पत्ते से मतलब यह है कि वो उनका बड़ा प्रभाव था, उनको नंबर 2 का नेता मध्य प्रदेश में माना जाता था। ये माना जाता था कि वो अमित शाह के दाएं हाथ हैं। लेकिन जब उनका टिकट जिस प्रकार से कटा तो ये मालूम पड़ गया कि वास्तव में नरोत्तम मिश्रा का कोई जनाधार नहीं है, कोई बड़ा उनका शीर्ष संपर्क नहीं है जैसा माना जाता है। तो एक तो उनको नुकसान ये हुआ। दूसरा, मान लीजिए अगर नरोत्तम मिश्रा की पार्टी आशुतोष हारते हैं तब तो ये मानो कि नरोत्तम मिश्रा जी की जो रईसी राजनीति है वो भी जाएगी। हालांकि उनके खिलाफ कोई अनुशासन कार्रवाई नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा कोई काम नहीं किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या वो उनके खिलाफ कोई अनुशासन की कार्रवाई हो। हाँ, ये जरूर है कि उनके समर्थकों ने जो कानून हाथ में लिया, जो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की, मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की, मोहन यादव के खिलाफ नारेबाजी की, तो उसका खामियाजा नरोत्तम समर्थकों को तब उठाना पड़ सकता है जब आशुतोष तिवारी चुनाव हारते हैं। जी सर, आपको याद होगा हमने तो वो देखा ही, नरोत्तम मिश्रा अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे कि एक रैली में भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं शीश नवा करके घर घर जाकर के आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगूंगा और उनको जितवाऊंगा।
ये बताइए कि शुरू जी में जो नरोत्तम खेमे के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, यूं कहा गया नाराज हैं, निष्क्रिय हो गए थे, चुनाव आने जी। तक वो सक्रिय हुए या नहीं? क्या नरोत्तम मिश्रा और उनकी टीम पूरी सक्रियता से आशुतोष तिवारी को जिताने में जुटी थी या नहीं? ये नरोत्तम मिश्रा के बेटे हैं सुकर्ण मिश्रा, तो पूरे चुनाव में वो दिखाई नहीं दिए। तो जब नरोत्तम मिश्रा अपने जो बेटे हैं सुकर्ण मिश्रा, जो बीजेपी के नेता भी हैं, जब वो आशुतोष के लिए काम नहीं कर रहे, केवल वोटिंग के लिए, वोट डालने के लिए आए हैं, तो अंदाज लगा सकते हो कि उनके समर्थकों ने किस प्रकार से अंदर से मन से काम किया होगा। अच्छा, और आजाद समाज पार्टी की भूमिका, मतलब ये तो हम अभी सुन रहे हैं कि भाई एक तरह से तीसरी पार्टी का भी एक फैक्टर है। दामोदर यादव को आजाद समाज पार्टी ने वहां से टिकट दिया और बसपा उतनी रेलेवेंट है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बसपा जब से, आपको याद मालूम ही है, सब जानते हैं कि मायावती जी जिस प्रकार से बीजेपी के पास आई हैं, और मायावती जी ने अपने अपने हर चुनाव में अपने आप को दूर कर लिया है, तब से बसपा का आप कोई जनाधार या बसपा का प्रभाव मध्य प्रदेश में तो देखने को नहीं मिल रहा है। इसका फायदा ये उठा रहे हैं काशीराम, जो आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव हैं। दामोदर यादव सेवड़ा के भी हैं, दामोदर यादव सेवड़ा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और दामोदर यादव ने अभी हाल में जब जो सवर्ण समाज के छात्रों के खिलाफ जो एक प्रकार का नियम आया, यूजीसी नियम जी, उस यूजीसी नियम में सवर्ण समाज के लोगों ने जब उसका विरोध किया, तो दामोदर यादव ने उसका प्रतिकार किया और एसटी एससी ओबीसी के साथ मिलकर ये कहा कि देखो, सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमारे हमारे हकों को मार रहे हैं। सरकार हमारे हकों के लिए यूजीसी नियम लाई है, ये उनके हकों, हमारे हकों को मार रहे हैं। तब से दामोदर यादव का एक प्रभाव ज्यादा इस बेल्ट में दिखाई दिया। उसका फायदा यह हुआ है कि दामोदर यादव को आज दतिया में बड़ा अच्छा खासा प्रभाव मिला। हालांकि अगर वो हारते भी हैं, लेकिन उनका एक प्रभाव हमेशा के लिए बन जाएगा। सर ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा और मोहन यादव के पुराने संबंध कैसे रहे? भाई राजनीति में दोनों पहले से हैं ना, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही, तो वो संबंध कैसे हैं? वो ठीक ठाक से ही हैं, अच्छे हैं, या ठीक ठाक से भी नहीं हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के और मोहन यादव जी के संबंध कैसे हैं, इसका एग्जाम्पल अभी जब मिला, जब नरोत्तम समर्थकों ने चक्का जाम किया, आंदोलन किया, तो सबसे ज्यादा आंदोलन, नारेबाजी मोहन यादव के खिलाफ की गई। और न केवल नारेबाजी की गई, बल्कि उनके साथ गाली गलौज का वातावरण भी मोहन यादव के खिलाफ समर्थकों के द्वारा दिया गया। लेकिन जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ ज्यादा वहां वातावरण नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि नरोत्तम मिश्रा समर्थक बिल्कुल मान रहे हैं कि हमारा जो विरोधी है, हमारे नेता का जो विरोधी है, नरोत्तम मिश्रा के विरोधी है, वो मोहन यादव है। मोहन यादव की वजह से ही टिकट कटा। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है। मोहन यादव नहीं चाहते कि एक नया नेता, जो जिसने शिवराज सिंह जी की भी नाक में भी दम कर दिया था, जो मिस्टर अमित शाह के डायरेक्ट संपर्क में था, वो कहीं जीत कर हमारे लिए मुश्किल न कर दे। तो जाहिर है मोहन यादव जी के वीटो के कारण ही इनका टिकट कटा, ऐसा आकलन चल रहा है। इनकी दिल्ली में कहां से बिगड़ी सर? अमित शाह का वरद हस्त कहा जाता रहा, करीबी हैं उनके, अमित शाह के विश्वस्त हैं नरोत्तम मिश्रा, ऐसा कहा जाता रहा। जब गृह मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, तो बहुत एक पावर सेंटर की तरह थे। इनका डाउनफॉल कहां से कैसे शुरू हुआ? दिल्ली में इनकी जो रैपो थी, जो इनकी स्थिति थी, वो कमजोर होनी कैसे शुरू हुई? देखिए सर, इनका केवल इन्हीं का ही नहीं, हम अगर अतीत में जाएं तो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो आज बिल्कुल नीचे आ गए हैं। नरेंद्र तोमर जी को आप जानते ही हो, कहाँ केंद्रीय मंत्री थे, कहाँ एकदम भोपाल में आ गए विधानसभा अध्यक्ष, जिनका जब प्रभाव कब मिलता है, जब विधानसभा चलती है उसकी बात तो है ही नहीं। कोई शिवराज सिंह जी बेचारे दिल्ली पहुंच गए, वहां उनका कोई वो नहीं है। शिवराज सिंह जी के गृह राज्य में किसान आंदोलन करते हैं। तो ये सब चीजें ऊपर से तय हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अमित शाह, ठीक है, अमित शाह भी बेचारे कहाँ तक इनका साथ देंगे या किसी का साथ देंगे। जब 10 नेता अगर मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व को बता रहे हैं, या बता रहे हैं, अच्छा इनकी एक दो कोई
कॉल रिकॉर्डिंग भी ऐसी आई जिसमें गाली देते हुए पाए गए ये। तो कई चीजें ऐसी थी जो काउंट करती गई इनका कि इनका जनाधार गिर रहा है, इस वजह से इनका टिकट काटा गया, ऐसा लग रहा है।